तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुधोल में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर नुक्ताचीनी की। केसीआर ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुधोल हल्के में मजीद 50,000 एकड़ अराजी को आबपाशी की सहूलियत मुहैया करवाने के लिए मंसूबों पर काम जारी है और उन मंसूबों की तकमील होते ही माबाकी अराजी भी सैराब हो जाएगी। कांग्रेस को निशाना तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमतों में तालाबों की मरम्मत नहीं की गई, किसानों को खाद भी दस्तयाब नहीं थी, लेकिन बीआरएस के दौरे हुकूमत में किसान मुख्तलिफ अक़साम की फसलों की काश्त कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। बीआरएस सरबराह ने तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर न करने पर बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि क़वानीन के मुताबिक हर जिले में एक नवोदय स्कूल होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना को मरकज की जानिब से एक भी स्कूल नहीं दिया गया है। केसीआर ने तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक बरतने वाली बीजेपी और तेलंगाना की तरक्की को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस दोनों जमातों को वोट न देने और बीआरएस को तीसरी मर्तबा जीत दिलाने की अपील की है। మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టినారు ఇండియాలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 157 మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేసినారు। ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా మన తెలంగాణకు మంజూరు చేయలే। నేను 50 ఉత్తరాలు రాసిన, ఎందుకు ఇయ్యలే, ఏం కారణం, ఇదేం వివక్ష? ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ ఇయ్యనటువంటి బీజేపీకి మనం ఒక్క ఓటు కూడా ఎందుకు వేయాలి? దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను। నవోదయ విద్యాలయాలు చట్టం ఉంది, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చట్టాలంటే కూడా బేఖాతరే। చట్టం ఉండంగా కూడా జిల్లాకు ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళు। మనం 10 జిల్లాల నుండి 33 జిల్లాలు అయినాం, మరి 33 జిల్లాలకు 33 నవోదయ కాలేజీలు రావాలి। 10 ఏళ్ల నుంచి అడుగుతా ఉన్నాం, ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా నవోదయ పాఠశాల మనకు మంజూరు చేయలే। అట్లా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం ముదోలకు కూడా ఒక నవోదయ పాఠశాల వస్తుంది, కానీ చేయలే। మరి ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వనటువంటి, ఒక్క నవోదయ పాఠశాల కూడా ఇవ్వనటువంటి బీజేపీకి మనం ఏం ముఖం పెట్టుకుని మన బీజేపీ ఓట్లు అడుగుతుంది? మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। ఆ విధంగా వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం మన మీద ఉంది। మనం బుద్ధి చెప్పకపోతే మళ్ళీ మన మీదనే వాళ్ళు సవారయ్యే ఆస్కారం ఉంటుంది। ఆ విధంగా ఖచ్చితంగా ప్రశ్నించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने टीडीपी से मुस्तफी होने वाले कासानी ज्ञानेश्वर को भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल कर लिया। वजीर आला केसीआर ने सिद्दीपेट जिले के मारकोर मंडल के एरावली में अपने फार्म हाउस में मुनक्किद एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर के ज्ञानेश्वर राव ने भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। केसीआर ने गुलाबी खंडवा पहना कर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस सरबराह ने बीआरएस के तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने पर कासानी ज्ञानेश्वर को बेहतर ओहदा तफवीज़ करने का यकीन दिलाया है। आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से तेलंगाना असम्बली इंतखाबात न लड़ने का ऐलान करने के बाद कासानी ज्ञानेश्वर ने बतौर एहतजाज टीडीपी से इस्तीफा दे दिया था और वो आज भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल हो गए। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के खुसूस में पुलिस और इंतखाबी अमले ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की गाड़ी की तलाशी ली। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद होने जा रहे हैं। पुलिस और इंतखाबी अमला दोनों ने चौकसी इख्तियार कर ली है। रकम और कीमती अशिया की मुंतकली को रोकने और इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ बनाने के लिए बेशतर इक़दाम किए जा रहे हैं। दरियासना जुमा के रोज पुलिस और इंतखाबी अमले ने गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की गाड़ी को भी ओहदेदारों ने कलाकल चेक पोस्ट के करीब उस वक्त रोक दिया जब वो कामारेड्डी जा रहे थे। ओहदेदारों ने किशन रेड्डी की गाड़ी की मुकम्मल तरीके से तलाशी ली। बाद किशन रेड्डी वहां से रवाना हो गए।
तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी और जनसेना के इत्तेहाद पर कहा कि इंतखाबात से पहले तेलंगाना के गद्दार इकट्ठे हो रहे हैं। संगारेड्डी जिले में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से मुखातिब करते हुए हरीश राव ने बीजेपी और जनसेना YSRTP और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पवन कल्याण के साथ है और ये वही पवन कल्याण है जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना के अलहदा होने के बाद ग़िज़ाई किल्लत होगी। YSR तेलंगाना की सरबराह YS शर्मिला पर नुक्ताचीनी करते हुए हरीश राव ने कहा कि YSR ने अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत की थी और उनकी दुख्तर YS शर्मिला अब कांग्रेस की हिमायत कर रही हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर भी नोट के बदले वोट के स्कैम में मुलविस होने पर तनकीदें की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। कांग्रेस रहनुमा रेवंत रेड्डी ने मीट दी प्रेस प्रोग्राम के बाद सहाफियों से बात करते हुए सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस की जानिब से टिकट देने के सवाल पर वाज़ेह किया कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ इम्तियाज नहीं करती, बल्कि मुसलमानों की तरक्की कांग्रेस से ही मुमकिन हो पाई है। उन्होंने बेस्ट ओवैसी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि एक हल्के के माइनॉरिटी उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए वजीर आला KCR को उस हल्के से मैदान में उतारा जा रहा है। TPCC सदर ने कहा कि गोशा महल हल्के के उम्मीदवार राजा सिंह AIMIM और ओवैसी खानदान के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें हराने के लिए ना तो बेस्ट ओवैसी और ना ही KCR गोशा महल हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरी फहरिस्त की इजराई से मुताल्लिक रेवंत रेड्डी ने कहा कि CEC जल्द ही तीसरी फहरिस्त जारी कर देगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना कानून साज असेंबली इंतखाबात में 9 हल्कों से मुकाबला करने का फैसला करते हुए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूदा 7 असेंबली हल्कों के अलावा मजीद 2 हल्कों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। उन्होंने बताया कि चार मीनार हल्के से जुल्फिकार अली, चंद्रानगुट्टा हल्के से अकबरुद्दीन ओवैसी, मलकपेट हल्के से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, नामपल्ली हल्के से साबिक मेयर माजिद हुसैन, कारवान हल्के से कौसम मोहिउद्दीन और याकूबपुरा हल्के से जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया गया है। असद ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने मौजूदा अराकीन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुमताज अहमद खान की जगह 2 नए चेहरों को टिकट दिया है और दोनों MLAs ने अपने मुतबादिल के लिए राह हमवार की है। असद ओवैसी ने कहा कि बहादुरपुरा, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर के उम्मीदवारों का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की इन्हेदामी में जितना किरदार बीजेपी और RSS का है उतना ही कांग्रेस पार्टी का है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने कांग्रेस लीडर कमलनाथ का बयान देखा है। मैं कहता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद की इन्हेदामी में कांग्रेस का किरदार बीजेपी और RSS जैसा ही है। कमलनाथ के बयान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद की इन्हेदामी के लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार थी। आपको बता दें कि सदर मजलिस का बयान कमलनाथ के एक इंटरव्यू में राम मंदिर मामले में राजीव गांधी के किरदार बिलखुसूस बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर के ताले खोलने के तबसरे के बाद सामने आया है। बेस्ट ओवैसी ने तारीख को ना भूलने पर जोर दिया। हैदराबाद MP ने याद दहानी करवाई कि कांग्रेस पार्टी ने शहीद बाबरी मस्जिद की तामीर का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस और BRS का मवाजना करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी सेक्रेटरीट की मसाजिद मुनहदम की गई थी, ताहम BRS हुकूमत ने उन मसाजिद को दोबारा तामीर करवा दिया है। तेलंगाना के लॉ एंड ऑर्डर पर रोशनी डालते हुए सदर मजलिस ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना में सिर्फ 2 मरतबा कर्फ्यू
नाफिज हुआ था। ताहम जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में थी तो सन 1990 से 2012 तक 11 मरतबा कर्फ्यू नाफिज किए गए थे, जिनमें से 10 हैदराबाद में नाफिज हुए थे और कर्फ्यू 113 दिन पर मुश्तमिल था। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि अजला हैदराबाद, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, आदिलाबाद, रंगारेड्डी हसास अजला कहलाते थे। ताहम आज इन अजला में न सिर्फ अमन अमान बरकरार है बल्कि ये तरक्की की राह पर भी गामजन है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना की आवाम जब 30 नवंबर को वोट डालने जाएगी तो बीआरएस की 9 साल कारकर्दगी, अमन अमान, रियासत की मजमूई तरक्की को मद्देनजर रखेगी और अच्छा फैसला करेगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हल्के कारवान से तीसरी मरतबा कौसम मोहिउद्दीन को टिकट देने पर कारवान में जश्न का माहौल देखा गया। AIMIM ने 30 नवंबर को मुनक्किद असम्बली इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी सदर ने जहां 2 हल्कों से उम्मीदवारों को तब्दील किया है, वहीं हल्के कारवान के मुतहरिक रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन को तीसरी मरतबा टिकट दिया है। सदर मजलिस की जानिब से कौसम मोहिउद्दीन के नाम का ऐलान करते ही कारवान हल्के में जश्न का माहौल देखा गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कायदीन, कारकुनान और अवाम ने जश्न मनाया। पार्टी के कॉरपोरेटर्स, कारकुनान, मुहिबान मजलिस व दीगर ने कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। MLA कौसम मोहिउद्दीन ने उन्हें तीसरी मरतबा नामजद करने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया है। AIMIM याकूतपुरा उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने AIMIM मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। 30 नवंबर को मुनक्किद असम्बली इंतखाबात के लिए कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी है। हल्का असम्बली याकूतपुरा से सैयद अहमद पाशा खादरी के बजाय नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया गया है। जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें याकूतपुरा हल्के से नामजद करने के ऐलान के बाद सैयद अहमद पाशा खादरी की रिहाइशगाह वाक़ बहादुरपुरा पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। दरियासना अहमद पाशा खादरी ने जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी की और हल्का असम्बली याकूतपुरा से उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हल्का असम्बली चारमीनार के AIMIM उम्मीदवार मीर जुल्फिकार अली ने उन्हें टिकट देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हल्का असम्बली चारमीनार से मीर जुल्फिकार अली को टिकट दिया गया है। मीर जुल्फिकार अली को नामजद करने के ऐलान के बाद ही चारमीनार हल्के के मजलिसी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और कारकुनान ने जश्न मनाया और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी कामयाबी की तमन्ना की। चारमीनार हल्के के उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो उन्हें नामजद करने पर सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। मीर जुल्फिकार अली ने पार्टी की क़यादत की उम्मीदों पर खरा उतरने और अवाम की खिदमत करने के अज़्म का इजहार किया है। अजीम तरबल्दी हैदराबाद के साबिक मेयर व AIMIM नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन ने उन्हें टिकट देने पर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के मज़ार पर चादर गुल पेश की। AIMIM ने साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन को हल्का असम्बली नामपल्ली से उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सदर मजलिस की जानिब से टिकट देने का ऐलान करने के बाद माजिद हुसैन पार्टी कारकुनान और अपने हामियों के साथ सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के मज़ार पर पहुंचे। उन्होंने मज़ार पर हाजिरी दी और
चादर गुल पेश करने के बाद दुआओं का एहतमाम किया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने उन्हें हल्का नामपल्ली से नामजद करने पर दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की और दुआओं का एहतमाम किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली नामपल्ली से साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। माजिद हुसैन ने उन्हें मुंतखब करने पर दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह वाक़या नामपल्ली पर हाजिरी दी और चादर गुल का नजराना पेश करने के बाद दुआओं का एहतमाम किया। मोहम्मद माजिद हुसैन ने सदर AIMIM और फ्लोर लीडर AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया है और अवाम की खिदमत करने के अज़्म का इजहार किया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद के साबिक जनरल सेक्रेटरी शेख रफी दोबारा AIMIM में शामिल हो गए हैं। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने संगारेड्डी में मुनक्किद जलसे हालात हाजिरा के दौरान शेख रफी को पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। आपको याद दिला दें कि कुछ अरसा पहले शेख रफी ने पार्टी से नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया था। चंद दिनों बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद सदर मजलिस बेस्ट ओवैसी ने शेख रफी को शास्त्रीपुरम तलब करते हुए उनसे पार्टी छोड़ने की वजूहात मालूम करते हुए उनकी शिकायत को दूर किया था। संगारेड्डी के जलसे में शेख रफी को दोबारा न सिर्फ पार्टी में शामिल किया गया है बल्कि उन्हें जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी सौंप दिया गया है। इस मौके पर शेख रफी ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और सदर मजलिस की हिदायत पर पार्टी की कामयाबी और अवाम के मसाइल के हल के लिए अंत तक मेहनत करने के अज़्म का भी इज़हार किया। हल्का असम्बली मलकपेट के बाग जहां आरा इलाके में कांग्रेस और AIMIM कारकुनान के दरमियान बहस व तकरार होने के नतीजे में कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक बाग जहां आरा में वाक़े मस्जिद अय्यूबी बाग के बाहर बाद नमाज जुमा AIMIM और कांग्रेस के कारकुनान में किसी बात को लेकर बहस व तकरार हुई। मामूली सी बात पर शुरू होने वाली तकरार के सबब वहां कशीदगी फैलने लगी। इस बात की इतला मिलते ही AIMIM मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला फौरन वहां पहुंच गए और दोनों ग्रोहों की सुलह कराकर उन्हें मुंतशिर कर दिया। वैसे तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी तेलंगाना असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत हिमायत करेगी। YS शर्मिला ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए असम्बली इंतखाबात से दस्तबरदारी इख्तियार करने का ऐलान किया। याद रहे कि तेलुगु देशम पार्टी ने भी हाल ही में रियासत में इंतखाबात न लड़ने का ऐलान किया है। इलेक्शन न लड़ने का फैसला करने की वजूहात की वजाहत करते हुए YS शर्मिला ने कहा कि ये फैसला अपोजिशन के वोट को तकसीम न करने और KCR को जीतने में मदद न करने के लिए लिया गया है। YSRTP सदर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के मफादात से ज्यादा तेलंगाना के अवाम के मफादात के लिए उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि YSRTP की बुनियाद तेलंगाना के लोगों की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए ही रखी गई है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम हो जाती है तो KCR के चीफ मिनिस्टर बनने का इम्कान है और अगर KCR चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हैदराबाद शहर के SR नगर इलाके में 11वीं शरीफ का इनेकाद अमल में आया। SR नगर के BK गुड़ा मस्जिद के करीब 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया। हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम और
साबिक कॉरपोरेटर सैयद एजाज ने इस मौके पर शिरकत की। 11वीं शरीफ तकरीब में मुकामी मकीनों बशमुल मुसलमानों और गैर मुसलमानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद नमाज जुमा ताम का भी एहतमाम किया गया। बताया गया है कि बाद नमाज इशा संदल होगा। कुमरामी में आसिफाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पारसी अशोक ने तलबा की सलाहियतों को जानने के लिए रियासती तालीमी कामयाबी सर्वे को मुफीद करार दिया है। महकमा तालीम की जानिब से तलबा की सलाहियतों को जानने के लिए रियासती तालीमी कामयाबी सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे में 461 स्कूलों के अमले और 509 तफ्तीशकारों ने हिस्सा लिया। तीसरी, छठी और 9वीं जमात के तलबा की कारकर्दगी जानने के मकसद से ये सर्वे किया गया। डीईओ पारसी अशोक ने इस सर्वे को मुफीद करार दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इम्तिहानात उदय बाबू, इंक्लूसिव कोऑर्डिनेटर मधुकर, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। सिरपुर हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रवि श्रीनिवास ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कागज नगर के कांग्रेस रहनुमा रवि श्रीनिवास सिरपुर हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं। उन्होंने जुमा को सिरपुर हल्के के कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनान के हमरा एक मोटरसाइकिल रैली निकाली और कागज नगर शहर में गश्त करने के बाद सिरपुर हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे। श्रीनिवास की अहलिया रवि सुनीता ने अपने खाविंद की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में उनका पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर्स और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। अलहदगी पसंद रहनुमा मीरवाज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने उन्हें बार बार नजरबंद कर देने और मुसलसिल चौथे जुमा की नमाज अदा करने की इजाजत न देने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मीरवाज मोहम्मद उमर फारूक, जो कि 4 साल की तवील तरीन खाना नजरबंदी के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में रिहा किए गए थे, उन्हें जामा मस्जिद में वाज व तबलीग की इजाजत नहीं दी गई और उनके मकान वाक़े नगीन श्रीनगर से जामा मस्जिद भी जाने नहीं दिया गया। इस हवाले से मीरवाज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने एक बयान जारी करते हुए इंतजामिया के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की है। उन्होंने लगातार चौथे जुमा को भी कश्मीर की सबसे बड़ी इबादतगाह मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर को नमाजियों के लिए बंद करने और खुद उन्हें अपने ही घर में नजरबंद करके वाज व तबलीग पर खतखन आयद करने के अमल को रियासती हुकूमत का इंतहाई अफसोसनाक तर्ज अमल करार देते हुए हाई कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले का संजीदा नोट ले। कि कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत का मरकजी जामे मस्जिद को बिला किसी वजह जो है वो बंद कर दिया गया है। नमाज की अदायगी पर जो है वो रोक लगा दी गई है। वाज़ व तबलीग का सिलसिला बंद है और जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 4 साल के बाद जो है मुझे रिहा किया गया, लेकिन 2 ही जुमा मैंने वहां पढ़े, उसके बाद फिर से कदगनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा स्टेटस क्या है। एक दिन मुझे रिहा किया जाता है तो 4-5 दिन और बंद किया जाता है। तो ये सारा सिलसिला जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है और ख़ासकर नमाज जुमा की अदायगी से लोगों को रोकना ये न सिर्फ हुकूमत का अफसोसनाक तर्ज अमल है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो इस मामले का नोटिस ले और वो ये देखे कि जो, क्योंकि हमारा केस अभी भी हाई कोर्ट में है और इस हफ्ते उसकी पेशी भी है, कि वो देखें कि क्यों हमें बार बार रोका जा रहा है, क्यों जामा मस्जिद को बार बार नमाज के लिए बंद किया जा रहा है।